हेलो दोस्तों, फ़िलॉसफ़ी ऑप्शनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम कांट को पढ़ रहे थे, ठीक है। और कांट को पढ़ने के दौरान हम जो कांट ने जो शुद्ध बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे, संवेदन शक्ति, प्रज्ञा शक्ति और विवेक शक्ति, ठीक है, उस पर हम विचार कर रहे थे। तो दोस्तों, हम संवेदन शक्ति को पढ़ चुके थे। संवेदन शक्ति के तहत हमने बताया था कि भाई हमें जो है संवेदन शक्ति के तहत जो रॉ मटेरियल है, जो ज्ञान के लिए जो कच्चा माल होता है वो हमें प्राप्त होता है। संवेदन शक्ति के तहत हमने देश काल पर विचार कर लिया था, ठीक है। तो हमें जो ज्ञान की सामग्री मिलती है वो अनुभव से मिलती है और वो देश काल से होकर मिलती है, ठीक है। देश काल के बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिटेल से बात कर ली थी और हमने बताया था कि भाई जो हमें संवेदन से कच्ची सामग्री मिलती है ज्ञान के लिए, वो क्या होती है, वो प्रज्ञा शक्ति के तहत जो हमारे 12 बुद्धि विकल्प होते हैं उनमें ढलकर जो वो ज्ञान के रूप में जो है हमारे सामने आती है, ठीक है। तो आज हम प्रज्ञा शक्ति के बारे में, अंडरस्टैंडिंग पावर के बारे में बात करेंगे कि कैसे जो है 12 खांचे हैं जिससे हमारा ज्ञान का निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, संवेदन शक्ति के तहत जो हमने विचार कर लिया था अपने पिछले लेक्चर में, वो ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपने नहीं देखा है तो, ठीक है। क्योंकि ये जो टॉपिक है एक दूसरे से लिंक है। तो जब तक आप पहला लेक्चर नहीं देखेंगे तब तक जो है नेक्स्ट लेक्चर में इतनी जल्दी से समझ में नहीं आएगा। तो आपको पहले संवेदन शक्ति के तहत जो हमने विचार किया है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ज्ञान के निर्माण में वे बताते हैं कि भाई संवेदन शक्ति से हमें बाह्य जगत की जो अनुभव है, सेंस डाटा है, वो मिलता है और वो बुद्धि के हमारे जो खांचे हैं उनमें ढलने के बाद वो ज्ञान के रूप में जो है निर्मित हो जाता है। उसी से जो है हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि हमारा जो ज्ञान की शुरुआत कहाँ से होगी, संवेदन शक्ति से, और ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया कहाँ होगी, प्रज्ञा शक्ति में, जो 12 खांचे हैं। इससे बाहर का हमें जो है ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जो हमें बुद्धि हमें जो ज्ञान प्राप्त कराती है, केवल हम वहाँ तक का ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, इन्होंने कैसे बताया कि 12 बुद्धि खांचे हैं, बुद्धि विकल्प जिन्हें ये कहते हैं, ठीक है। उनसे जो है संवेदन शक्ति के द्वारा जो देश काल से लिपट के जो हमें ज्ञान की संवेदना मिलती है, वो इन खांचों में जाकर जो है ज्ञान का निर्माण करती है, ठीक है। तो दोस्तों, ये कहते हैं कि भाई ये जो है हम डिटेल में या पढ़ने के आधार पर जो बता रहे हैं कि संवेदन शक्ति क्या काम करती है और प्रज्ञा शक्ति क्या काम करती है। वास्तव में जो है ये कहते हैं कांट कि ये दोनों जो क्रियाएं होती हैं, संवेदन शक्ति और प्रज्ञा शक्ति की, वो दोनों साथ साथ होती है। इनमें जो है आगे पीछे का कोई अंतर नहीं हो पाता। ये केवल समझाने के लिए ऐसा बताया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, इन्होंने बताया है कि हमारे जो संवेदन से प्राप्त जो साँचे मिलते हैं हमारे बुद्धि में, वे हमारे जो जन्मजात होते हैं, ठीक है। और जो जन्मजात का मतलब जो अनुभव पूर्ण, मतलब उनका कोई अनुभव हमें नहीं हो पाता है क्योंकि वे अनुभव पूर्ण, वे जन्मजात हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अब हम आते हैं ये जो बुद्धि के जो विकल्प हैं या बुद्धि के जो खांचे हैं, वे उन्हें जो है 4 प्रकार के बताते हैं। एक परिणामवाचक, एक गुणवाचक, एक संबंधवाचक और एक प्रकारवाचक, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है एग्जाम के हिसाब के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो है खांचे, बुद्धि के खांचे मोस्टली जो है नहीं पूछे जाते हैं, केवल कॉन्सेप्ट ही पूछे जाते हैं। तो इन्हें जो है अगर आप सक्षम है तो रट सकते हैं, बाकी इतनी कोई ज़रूरी नहीं है। मोस्टली जो है ये खांचे नहीं पूछे जाते। तो दोस्तों, इन्होंने बताया है कि भाई 4 प्रकार के ये जो है वे होते हैं, वर्ग होते हैं वो बुद्धि खांचे के, और उनके भी उपवर्ग होते हैं। इनके चारों के 3-3 उपवर्ग होते हैं। तो इस आधार पर ये जो है 12 हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। इन्होंने जो है एक परिणामवाचक जो बताया है, इसका वर्ग है एक परिणामवाचक प्रज्ञा शक्ति का। तो इसमें जो है एक आता है पूर्णव्यापी, यूनिवर्सल, जैसे सभी मनुष्य मरणशील है, ठीक है। फिर दोस्तों, एक खांचा आता है अंशव्यापी, पर्टिकुलर। इसमें क्या बताया जाता है, इसमें कुछ कुछ चीज़ों को बताया जाता है, जैसे कुछ मनुष्य श्वेत हैं, ठीक है। और एक दोस्तों तीसरा इसमें जो बताया जाता है परिणामवाचक में, वो आता है एक व्यापी, यानी कि सिंगुलर, जिसे हम कहते हैं, जैसे यह मनुष्य श्वेत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर हम कहेंगे यह मनुष्य श्वेत है,
तो ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। ठीक है, मगर इसमें ये बताया गया है कि भाई इन जो परिणामवाचक है उनमें 3 प्रकार के एकांश होते हैं, पूर्णव्यापी, अंशव्यापी और एक व्यापी। फिर दोस्तों ये बताते हैं, एक वर्ग इन्होंने गुणवाचक बताया है और इसके 3 खांच जो इसके 3 उपवर्ग हैं वे हैं विधेयात्मक, जैसे मनुष्य चेतन है, निषेधात्मक जैसे मनुष्य देव नहीं है, और एक सीमित को बताते हैं जैसे आत्मा। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों एक ये संबंधवाचक बताते हैं और एक प्रकारवाचक बताते हैं, ये आपके नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे जो है इतना ज़्यादा जो है ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आप सक्षम हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है ये बताता है कि भाई हमारे प्रज्ञा शक्ति के तहत ये 12 खांचे होते हैं। ठीक है, और इन्हीं से जो है हमारा ज्ञान का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है हमारे ज्ञान का निर्माण हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों इन्होंने बताया कि भाई सब शुरू में संवेदनाएं मिलेंगी और संवेदना के बाद जो खांचे निकल गए, इन खांचों में से निकल के जो है वो संवेदना हमारे ज्ञान के रूप में बन जाएगी। तो दोस्तों इन खांचों की जो ये प्रक्रिया है, ये 3 प्रकार की प्रक्रिया इसमें बताते हैं। एक तो संवेदनाओं का संग्रह, यानी कि जो एप्रीहेंशन होता है, जो हमें संवेदनाएं मिलती है वो संग्रहित होगी इन बुद्धि विकल्पों में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, संवेदनाओं की पुनः अभिव्यक्ति मतलब रिप्रोडक्शन। जो हमें संवेदनाएं आ गई हैं उन्हें जो है हम स्मरण मेमोराइज करते हैं। तो ये दूसरी प्रक्रिया जो होती है इसमें संवेदनाओं की पुनः अभिव्यक्ति रिप्रोडक्शन होता है, ताकि हम जो है जो नए हमारा ज्ञान आने वाला है उससे जोड़ सकें। ठीक है, ऐसे ही जो है प्रतिभिज्ञा कहते हैं, रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें ये बताया जाता है कि जैसे जो है हमें नया ज्ञान मिला है उसे जो है पुराने ज्ञान से जोड़ दिया जाता है, उसे रिकॉल करके। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को ये जो है ज्ञान की 3 चरणों में जो है प्रक्रिया को स्वीकार करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम जो है तो दोस्तों ये 3 प्रक्रिया हो गई है। ठीक है, इसमें संवेदनाओं का संग्रह मतलब जो हमारी संवेदनाएं होती है उन्हें संग्रह किया जाता है, संवेदनाओं की पुनर्व्यक्ति यानी कि इसमें स्मरण किया जाता है जो हमने पहले संवेदना संग्रह की, और प्रतिविज्ञा यानी कि रिकॉग्निशन के तहत जो है हमें जो नया ज्ञान प्राप्त होता है उसे जोड़ने के लिए प्रतिविज्ञा की जरूरत पड़ती है, रिकॉग्निशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रक्रिया में जो है हमारा जो ज्ञान का निर्माण होता है, इन 12 खांचों में से है जो है हमारी ये ज्ञान की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है बुद्धि विकल्पों की कुछ आलोचना की है। ठीक है दोस्तों, यहाँ हम 2 ही आलोचना कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो हीगल ने कहा कि भाई बुद्धि विकल्प जो अनेक है, ये कोई जो 12 इन्होंने बताया है बुद्धि विकल्प, ये 12 नहीं है, अनेक है। ठीक है, और फिर कॉलिन जो है एक दार्शनिक है, इन्होंने बताया भाई कोटियाँ जो है हमारे माइंड की जो बुद्धि विकल्प है ये क्या, ये ज्ञान के निर्माण के लिए आवश्यक तो हैं लेकिन ये बदलती रहती हैं। जैसे मनुष्य जो है हर स्टेज पर बदलता रहता है, ऐसी जो है ये बुद्धि विकल्प जो हैं ये बदलते रहेंगे। तो ये दोस्तों इनकी आलोचना हो गई। और दोस्तों एक सिद्धांत इनके उसमें आता है कोपरनिकसीय सिद्धांत। खुद जो है कांट कहते हैं कि भाई जो कोपरनिकसीय सिद्धांत है वो मेरी फिलॉसफी में है। ठीक है, तो दोस्तों कोपरनिकसी क्रांति के बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों कोपरनिकस जो था वो एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, खगोल वैज्ञानिक थे। और दोस्तों उस टाइम पर जो है धर्म का जो जिस टाइम पे ये वैज्ञानिक थे उस टाइम पर जो धर्म तंत्र था उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। तो उन्होंने क्या मान रखा था, उन्होंने ये मान रखा था कि भाई हमारी जो पृथ्वी जो है वो स्थिर है और सभी जो ग्रह हैं वो उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जो सबसे पहले जब वैज्ञानिक जो है रिसर्च इतनी उस लेवल पर नहीं हो पाई थी तब जो है धर्म की बात ही सत्य मानी जाती थी। ठीक है, विज्ञान आया, तर्क वितर्क होया तो तब जो है धर्म का खंडन होना शुरू हो गया। तो कोपरनिकस से पहले ये माना जाता था कि भाई पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है और सभी ग्रह जो है उसके चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो जो धर्मतंत्र जो है ये मानते थे। फिर कोपरनिकस ने कहा कि भाई जो पहली की अवधारणा जो पृथ्वी के जो है पहली अवधारणा जो पृथ्वी केंद्र में है, इन्होंने कहा कि भाई सूर्य स्थिर और पृथ्वी जो है इसकी जो है परिक्रमा करती है, पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। तो इसे जो है कोपरनिकस ने एकदम से जो है
ये नया अलग परिवर्तनकारी जो है सिद्धांत दिया। ठीक है, तो इसलिए जो है इसे कोपरनिकसीय सिद्धांत कहा जाता है। तो दोस्तों कांट भी जो है इनके ही सिद्धांत को फॉलो करते हैं। ठीक है, और वे कहते हैं कि भाई जो पहली मान्यता थी, जैसे यहाँ जो है पहली मान्यता थी कि पृथ्वी केंद्र में रहती है और सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, तो ऐसे ही इन्होंने कहा कि भाई पहली जो मान्यता थी, पहली ये मान्यता थी कि विषय के अनुरूप ज्ञान होता है। इन्होंने कहा भाई जैसे टेबल है, विषय मतलब गे जो है वो विषय कहते हैं के अनुरूप के आधार पर जो है हमारा ज्ञान होता है। जैसे हमारा टेबल है तो टेबल के आधार पर हमें ज्ञान होगा कि भाई इसके 4 टांग है, इतना वो कलर है, ये वो है। ठीक है, तो इस आधार पर पहली मान्यता है ये थी कि हम पहले वस्तु को देखेंगे फिर हमें ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है, और जो है ये बात सत्य मानी जाती थी। जैसे कि भाई हमें जब टेबल दिखेगा, जब वस्तु दिखेगी तभी तो हमें ज्ञान होगा। कांट इसके उलट जो है इसे जो है बदल देते हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि भाई हमारे ज्ञान के आधार पर जो है हमारे जो विषय है, जो ज्ञेय है, वो उसकी प्राप्ति होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये उलट दिया है इन्होंने सिद्धांत। क्यों उलट दिया? क्योंकि इनका जो है पहले ही सिद्धांत उसे जो है संगत बनाने के लिए ये चीज़ इन्हें स्वीकार करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा था कि भाई हमें जो है बाह्य जगत से संवेदना मिलती है और संवेदना जो है हमारी बुद्धि में जाती है, वो व्यवस्थित होती है और हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इस आधार पर क्या बैठता है? इस आधार पर ये बैठता है कि भाई जो हमें बुद्धि ज्ञान प्राप्त कराएगी वही जो ज्ञान हमें मानना पड़ेगा। इससे परे जो है हमारे ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है। ठीक है, उस ज्ञान के आधार पर जो है हम वस्तु की जो है जो सत्ता है स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है ये पूर्व मान्यता खंडन करते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई बुद्धि ही है जो प्रकृति का निर्माण करती है, बुद्धि से अलग तो हमें कुछ ज्ञान होता ही नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भाई बुद्धि जो है प्रकृति की दास है, प्रकृति की दास नहीं बल्कि प्रकृति बुद्धि की दास है। इन्होंने कहा कि भाई वस्तु जो है वस्तु पर ज्ञान निर्भर नहीं है बल्कि ज्ञान पर जो है वस्तु निर्भर है। ठीक है, इन्होंने जो है वस्तु का अस्तित्व किस पर निर्भर माना है? ज्ञान पर। ठीक है, तो दोस्तों इस आधार पर ये जो है कोपरनिकस सिद्धांत को जो है फॉलो करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कांट की जो है ज्ञान मीमांसा बताइए और कोपरनिकसीय क्रांति का एग्जाम्पल वे अपने सिद्धांत में कैसे बैठाते हैं। तो ये हमें बताना है, ये बताना है कि भाई कोपरनिकस ने ऐसे ऐसे जो है ये मानना था, इन्होंने अपना उस जो पूर्व मान्य थी उसका जो सिद्धांत पलट दिया। इसी आधार पर जो है कांट ने जो है जो पहले वस्तु के आधार पर ज्ञान की बात की जाती थी उसे उलटते हुए उन्होंने कहा कि भाई ज्ञान के आधार पर वस्तु का निर्धारण हो पाता है। ठीक है, और क्यों हो पाता है? क्योंकि इन्होंने मानना था कि जो हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है केवल बुद्धि विकल्प से ही प्राप्त होता है। जो हमें केवल संवेदनाएं जो मिलती है, जिसकी संवेदनाएं मिलती है उसी का हमें ज्ञान होता है। तो दोस्तों ये कोपरनिकसीय क्रांति या सिद्धांत है। फिर दोस्तों हमने जो है इनकी शुद्ध बुद्धि के तहत 3 प्रकार की बुद्धि की बात की थी। संवेदन शक्ति, प्रज्ञा शक्ति जो हम अभी पढ़ रहे थे, जिनमें बुद्धि के जो है 12 सांचे थे, उनसे ज्ञान निर्माण होती है। और एक होती है दोस्तों विवेक शक्ति। तो दोस्तों ये कहते हैं कि भाई जो संवेदन शक्ति है उस स्तर वाला स्तर प्रज्ञा शक्ति का होता है और प्रज्ञा शक्ति से उस स्तर वाला विवेक शक्ति का होता है। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने जो है इसके अंतर्गत विवेक शक्ति के अंतर्गत अनुभवातीत द्वंद्व शास्त्र ट्रांसीडेंटल डायलैक्टिकल जो है इसका नाम दिया है। उसकी जो है इन्होंने विवेचना की। ठीक है, यानी कि इसके अंदर वे अतीन्द्रिय विषय की, अतीन्द्रिय मतलब ट्रांसीडेंटल जो वर्ड है जिसमें ईश्वर आत्मा की बात होती है, उस पर जो है ये विचार करते हैं। ठीक है, तो दोस्त ये कहते हैं कि भाई शुद्ध बुद्धि जो है उसके द्वारा जो है हम इस चीज़ को स्वीकार तो नहीं कर सकते कि ईश्वर है या आत्मा है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारा ज्ञान जो संवेदनाओं तक है, संवेदनाओं में जो हमें ईश्वर और आत्मा की संवेदना नहीं मिलती, इसलिए शुद्ध बुद्धि के द्वारा जो है संभव नहीं है। मगर ये कहते हैं कि भाई कुछ जन्मजात प्रत्यय होते हैं, ठीक है, जिसके आधार पर जो हम अपनी ये जो शुद्ध बुद्धि की सीमा है उसका उल्लंघन कर जाते हैं। ठीक है, और उसी के आधार पर फिर जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो हमें क्या है, भ्रम की स्थिति हो जाती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि धर्म दर्शन में हमने देखा है कि ईश्वर की सत्ता सिद्धि के लिए जितने भी तर्क दिए थे वे सब खारिज हो गए थे। ठीक है, क्योंकि उनमें जो है विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये भी कहते हैं जब हम धर्म दर्शन में पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि जो ईश्वर के द्वारा जो सत्ता स्थापित की जाती है, ईश्वर की जो सत्ता स्थापित की जाती है उसमें जो है बहुत सारे विरोधाभास हैं। ठीक है,
तो इसी आधार पर ये कहते हैं कि भाई ये अतीन्द्रिय सत्ता है, ठीक है, ये हमारे बुद्धि की सीमा से परे है, मगर फिर भी हमारे जो मन में कुछ जन्मजात प्रत्यय होते हैं और हम उसके आधार पर जो है ऐसी अतीन्द्रिय सत्ता की बात करते हैं, मगर जब हम इनकी बात करते हैं तो इसमें जो है हमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। तो दोस्तों विवेक शक्ति के तहत भी वे अतीन्द्रिय विषय की बात करते हैं, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों इनके एक सिद्धांत की, प्रपंचवाद फिनोमिनल और परमार्थवाद न्यूमिनल, ठीक है दोस्तों। तो प्रपंचवाद हम बात करते हैं परमार्थवाद की, ठीक है दोस्तों। तो परमार्थवाद में जो है ये बात करते हैं ईश्वर आत्मा की, ठीक है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, ईश्वर आत्मा को जो है ये अज्ञा कहते हैं, मतलब ये हमारे लिए जो है हम इन्हें जान नहीं सकते, ठीक है। ये इस बात को कहते हैं, क्यों? क्योंकि कहते हैं कि भाई हमें जो है ज्ञान मिलता है हमारे अनुभव से, और अनुभव में हमें इन चीज़ की जो है जानकारी नहीं मिलती, इसलिए जो है ये हमारे लिए अज्ञ है। तो दोस्तों ये अज्ञ कहते हैं, ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी, अज्ञ कहते हैं, ठीक है। तो इस आधार पर जो है मूल तत्व को ये अज्ञ कहते हैं। मूल तत्व मतलब जो जिसने जगत का निर्माण किया है, ठीक है, क्योंकि इसकी हमें संवेदना नहीं मिलती, इसलिए ये अज्ञ कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जब ये अज्ञेय कहते हैं इसे, मगर साथ ही ये कहते हैं, ठीक है, कि ये जो है जो मूल तत्व वो अस्तित्ववान है। जो चीज़ अस्तित्ववान है वो अज्ञेय कैसे हो सकती है? तो यहाँ पर जो है विरोधाभास उत्पन्न होता है, जो इनकी जो है आलोचना की जाती है कि एक तो ये कहते हैं कि भाई जो मूल तत्व है वो अस्तित्ववान है, और साथ ही वे कहते हैं कि वो अज्ञेय है। तो दोस्तों ये आक्षेप लगाया जाता है जो चीज़ अस्तित्ववान है, जिसका हमें पता है अस्तित्व है, तो वो अज्ञेय कैसे हो गई, ठीक है। फिर दोस्तों इन्होंने बताया कि भाई ये जो अतीन्द्रिय सत्ता है, ये ईश्वर आत्मा है, ये हम जो है व्यवहारिक बुद्धि के आधार पर, या मतलब हम अपने नैतिक जीवन के लिए, अपना व्यवहारिक जीवन चलाने के लिए इनकी सत्ता स्वीकार कर सकते हैं। तो इस आधार पर दोस्तों ये आत्मा और ईश्वर की सत्ता स्वीकार करते हैं, ठीक है। आत्मा की सत्ता ये नैतिकता के लिए स्वीकार करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें मानना जाता है कि भाई अगर आत्मा अजर और अमर होगी तो व्यक्ति क्या होगा, नैतिक होगा, क्योंकि उसे पता है कि भाई अगर वो इस कर्म में जन्म में गलत कर्म करेगा तो उसे उसकी सज़ा मिलेगी, ठीक है। इसे और ईश्वर जो है वो निर्णय करता है कि किसी ने क्या जो कौन सा कर्म सही किया है, कौन सा गलत किया है। तो व्यवहारिक जीवन के आधार पर ये क्या करते हैं, व्यवहारिक जीवन के आधार पर आत्मा एवं ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं, मगर शुद्ध बुद्धि के द्वारा ये आत्मा और ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये प्रपंचात्मक जगत की बात करते हैं। जो प्रपंचात्मक जगत जो होता है वो क्या होता है, वो दोस्तों ये हमारा जो व्यवहारिक जगत है उसे ये प्रपंचात्मक जगत कहते हैं। इसे ये कहते हैं ज्ञेय, ठीक है, मतलब जो हमारी बुद्धि के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो उसे जो है प्रपंचात्मक जगत कहते हैं, ठीक है। और यहीं तक जो है हमारी बुद्धि की सीमा है, इससे परे जो हम का ज्ञान हम प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। तो इस आधार पर जो है ये दोस्तों अपने दर्शन को स्थापित करते हैं। तो दोस्तों ये जो थी ये कांट की सारी फिलॉसफी थी, ठीक है, जो हम अब पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों जो नेक्स्ट दार्शनिक है हीगेल, उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।